गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सुखदेव क्लेरी और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। और इंडिया ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्लाइमेट पढ़ रहे हैं यानी कि भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं। और भारत की जलवायु में हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रकार के सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े, प्राचीन विचारधाराएं और आधुनिक विचारधाराएं। यानी कि आधुनिक विचारधाराओं में हम लोगों ने कल पढ़ा था इंडियन ओशियन डाइपोल, भारतीय हिंद महासागर का जो डाइपोल है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से वो भारतीय मानसून की जो है वो प्रभावित करता है। इसके बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया किस प्रकार से मानसून की उत्पत्ति होती है और वो फिर मानसून पवनें उत्पत्ति के बाद में भारत कैसे पहुंचती है। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो इस बात पर रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानसून पवनों का भारत में आगमन। मानसून पवनों का भारत आगमन। आज हम लोग बात करेंगे कि मानसून पवनें भारत जो है वो कब आती है और फिर भारत में जो वर्षा है वो किस प्रकार से करती है, या हम यूं कहें कि मानसून पवनों का भारत में किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों में कब कब आगमन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसून पवनें मुंबई कब पहुंचती है, केरल कब पहुंचती है, अंडमान कब पहुंचती है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आगमन होता है मानसून पवनों का वो कब शुरू होता है और कब तक चलता है, और ये जो पवनें हैं वो कब तक बारिश करती है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ें। तो आगमन में यानी कि मानसून पवनों के आगमन की अगर हम लोग बात करें तो मानसून जो पवनें हैं वो भारत में जून में लगभग भारत पहुंच जाती है। फिर जून से लेकर के सितंबर तक यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने मानसून पवनें भारत में सक्रिय रहती है। जून से सितंबर, इन 4 महीनों के दौरान मानसून पवनें भारत में सक्रिय रहती है और भारत में ये जो है वो पूरे भारत में एक आधे क्षेत्र को छोड़ करके वर्षा करती है। और भारत की कुल वर्षा का 75% जो वर्षा है, 75% जो वर्षा है वो इसी दौरान यानी कि इन्हीं 3-4 महीनों के अंदर प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि भारत में जो वर्षा है वो सही तरीके से वितरित नहीं है, या भारत में वर्षा का जो समय है वो अनियमित है, क्योंकि भारत में 100% वर्षा का 75% 3 या 4 महीनों में प्राप्त हो जाता है और शेष 25% फिर साल के 7-8 महीनों में होती है। तो ऐसा होता है कि एक टाइम तो ऐसा आता है जब मानसून आती है तो भारी वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है, नदियों में उफान आ जाता है, उसके कारण भारी नुकसान होता है। जैसा आप मानसून पवनें भारत पहुंच जाती है और पहुंच गई है। और आप लोगों ने सुना होगा बिहार में बिजली गिरने से 80 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। यूपी में भी इस प्रकार से भारी वर्षा और बिजली के कारण लोग मरे हैं। अब आने वाले समय में इसी प्रकार की जो है वो घटनाएं यानी कि घटित होगी। ज्यादा बारिश के कारण नदियों जो है वो अपने रास्ते बदल लेती है, बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे गांव डूब जाते हैं। यानी कि ज्यादा बारिश के कारण इस समय जो है वो देश के बहुत सारे क्षेत्रों में नुकसान होता है। लेकिन बाद में इसके बाद के कुछ महीने जो है वो वर्षा के बाद का जो दौर है, ऐसा टाइम हो जाता है जहां पर जो है वो वर्षा ना होने के कारण लोग मरते हैं। तो ये जो वर्षा का जो हम लोग कहें कि जो एक अनिश्चित पैटर्न जो है उसके कारण जो है वो भारत में कृषि को और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है कि ना तो नियमित रूप से होती है और ना ही निश्चित रूप से होती है और ना ही सही वितरित है। तो हम लोग बात करेंगे आज कि भारतीय मानसून पवनें जो है वो पहले कहां पहुंचती है और सबसे अंत में कहां पहुंचती है, और कुछ प्रमुख शहरों में कब कब पहुंचती है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। तो भारतीय मानसून के आगमन या मानसून पवनों के आगमन से संबंधित जो पहला प्रश्न यहां पर मैं डिस्कस आप लोगों के साथ कर रहा हूं वो ये है कि मानसून पवनें सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मानसून पवनें सर्वप्रथम कहां पहुंचती है। पहला प्रश्न ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि इस भाग का, मानसून पवनें सर्वप्रथम कहां पहुंचती है। इसके ऑप्शन 4 मिलेंगे आपको। नंबर 1 केरल, नंबर 2 कर्नाटक,
नंबर 3 अंडमान निकोबार, और नंबर 4 मेघालय। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। अगर इसमें पूछ ले कि मॉनसून पवनें सर्वप्रथम कहां पहुंचती है, तो हम यहां पर बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा साथ साथ। मॉनसून पवनें सबसे पहले पहुंचती है यहां, इस प्रकार से अंडमान निकोबार पहुंचती है। सबसे पहले कहां पहुंचती है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार मॉनसून पवनें आती है मई के अंतिम सप्ताह में, यानी कि लगभग हम यूं कहें तो 25 मई के आसपास, 25 मई। वैसे अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी भाग है वहां पर कई बार 30 मई को भी आ जाती है, लेकिन औसतन अगर हम लोग बात करें तो अंडमान निकोबार और श्रीलंका में मॉनसून पवनों का जो आगमन होता है वो कब होता है? 25 मई। तो यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। सबसे पहले कहां पहुंचती है? अंडमान निकोबार पहुंचती है। अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कि भारत में सर्वप्रथम अंडमान निकोबार पहुंचती है। लेकिन ऑप्शन में ये चीज ना दी गई हो तो हम लोग बात करते हैं इससे अगला क्या होगा। तो फिर इसके बाद में जो उत्तर हम लोग देंगे, यानी कि इसके बाद में जो मॉनसून पवनें पहुंचती है वो पहुंचती है केरल। कहां पहुंचती है? केरल। और कब पहुंचती है? 1 जून को। 1 जून को कहां पहुंचती है? केरल। और केरल में सबसे पहले मॉनसून पवनें कहां पहुंचती है? यह भी एक बार प्रश्न आया था। यहां पे एक नगर का नाम है त्रिवेंद्रम। यहां पे एक नगर का नाम है त्रिवेंद्रम। इसके बाद में मॉनसून पवनें यही शाखा, मॉनसून पवनें अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो सर्वप्रथम कहां पहुंचती है? केरल पहुंचती है। केरल कब पहुंचती है? 1 जून को। अंडमान निकोबार कब पहुंचती है? 25 मई के आसपास। और अगर यूं पूछ ले कि यह जो शाखा है वो केरल के बाद में कहां जाती, तो जैसे ही मॉनसून पवनें केरला में पहुंचती है, जून के पहले हफ्ते में 1 जून 2 जून के लगभग आती है, तो यहां पे भारी बारिश करती है। और केरल में जब मॉनसून पवनें टकरा करके भारी बारिश कई दिनों तक, यानी कि 1 हफ्ते तक यहां पे लगातार भारी बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, उसको बोलते हैं मानसून ब्रस्ट। मानसून ब्रस्ट, या हिंदी में बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। केरला में जैसे ही मानसून पवनें तिरुवनंतपुरम पहुंचती है जून के पहले हफ्ते या मई के लास्ट में, अब की बार जैसे मानसून पवनें समय से पहले आ गई थी, यानी कि मई के लास्ट वीक मानसून पवनें केरल पहुंच गई थी, तो इस बार मानसून पवनें समय से पहले चल रही है। जैसे अभी उत्तर भारत की हम बात करें, हरियाणा राजस्थान पंजाब में भी मानसून पवन पहुंच चुकी है, ये समय से पहले पहुंची है। और ये रिकॉर्ड है पिछले 12-13 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मानसून पवनें समय से पहले पहुंच रही है और उत्तर पश्चिम भारत के लगभग हिस्सों में मानसून पवनें पहुंच चुकी है। तो मानसून पवन केरल में भी अब की बार पहले पहुंच चुकी थी। तो जो मानसून पवनें जैसे ही केरल पहुंचती है तो यहाँ जो केरला में पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां पाई जाती है, यहां से टकरा करके भारी बारिश करती है और ऐसे लगता है जैसे ब्रस्ट हुआ है, जैसे विस्फोट हुआ हो, तो उसको बोलते हैं मानसून का प्रस्फोट होना या मानसून वर्षा का फूट पड़ना। यानी कि ऐसे लगता है जैसे बादल फट गए, भारी बारिश होती है यहाँ पे। और यहाँ केरल आने के बाद में ये जो मानसून पवन की, ये जो भारत की मुख्य भूमि की जो पहली शाखा है जो जून के पहले हफ्ते में आती है, ये केरल के बाद में फिर तमिलनाडु जाती है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई, यही शाखा जो है लगभग 1-2 जून को चेन्नई पहुंच जाती है और यही शाखा आगे मेघालय चली जाती है। मेघालय में शिलोंग, यही शाखा 1 जून वाली जो शाखा है वो केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय में चली जाती है और मेघालय में गारोवासी और जयंतिया की पहाड़ियों में जाकर के और उन पहाड़ियों में टकरा करके और वहां पे जो जून का पहला हफ्ता है वहां पे बारिश करना शुरू कर देती है और भारी बारिश करती है। तो यही एक शाखा है, पहली शाखा है जो भारत की मुख्य भूमि पर आकर के जो टकरा रही है।
जून के पहले हफ्ते में वो केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा रहेगा कि मानसून पवनों की सर्वप्रथम कहां पहुंचती है। मानसून पवनें सर्वप्रथम तो अंडमान निकोबार पहुंचती है, लेकिन अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं है तो हमें क्या ध्यान देना है, तो फिर केरल पहुंचती है। अगर क्वेश्चन यहां पर चेंज हो जाए, इस प्रकार पूछ ले कि मानसून पवनें भारत की मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम कहां पहुंचती है, सर्वप्रथम कहां पहुंचती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिर केरल। अगर जैसे पीछे क्वेश्चन ये पूछा गया था, शायद रेलवे में आया था कि मानसून पवनें सर्वप्रथम भारत की किस मुख्य भूमि के किस नगर से टकराती है, तो वो है केरला का नगर है त्रिवेंद्रम। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस नगर सर्वप्रथम पहुंचती है, या केरला के किस नगर में सबसे पहले मानसून पवनें पहुंचती है, तो उसका नाम है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में सबसे पहले पहुंच करके और मानसून पवनें वर्षा करती है। तो ये तो बात होगी इस क्वेश्चन के उत्तर की कि मानसून पवनों का अगर आगमन पूछ ले तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। अगर यूं पूछ ले कि इनको मानसून पवनें पहुंचने के हिसाब से सही क्रम में लगाएं, तो सबसे पहले अंडमान निकोबार, उसके बाद में केरल, उसके बाद में केरला के साथ ही मेघालय और फिर कर्नाटक। यानी कि अगले हफ्ते लगभग 5-6 जून को ये कर्नाटक पहुंच जाती है। और मानसून ब्रस्ट किसे कहते हैं, मानसून पवनों का केरल पहुंचते ही भारी बारिश करना क्या कहलाता है, मानसून का ब्रस्ट कहलाता है या मानसून विस्फोट कहलाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो बात होगी यहां तक की, यानी कि मई के अंतिम सप्ताह में अंडमान निकोबार और जून के पहले सप्ताह में केरल। अब आगे की बात करते हैं, देश के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ती है मानसून पवनें। तो मानसून पवनें 1 जून के बाद में जो केरल का हिस्सा है 1, 2, 3, 4, 5 जून तक इस क्षेत्र में भारी बारिश करती है। इसके बाद में आगे बढ़ती है तो फिर 5 जून के लगभग मानसून पवनें जो है वो कहां पहुंच जाती है, वो कर्नाटक पहुंच जाती है। और कर्नाटक से फिर ये आगे गुजर जाती है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होती हुई, और यही मानसून जो है वो पश्चिम बंगाल चली जाती है, बंगाल बांग्लादेश से होते हुए और आगे सिक्किम में चली जाती है, और सिक्किम में जाकर के हिमालय से टकरा करके और ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो ये जो मानसून पवनें हैं यानी कि कब पहुंचती है, 5 जून को। 5 जून को कहां पहुंच रही है, कर्नाटक। कर्नाटक में यानी कि हम लोग बात करें बेंगलोर, फिर आगे आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, फिर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और गंगटोक सिक्किम। ये जो शाखा है जो 5 जून को कर्नाटक आती है, ये शाखा कर्नाटक, बेंगलोर, फिर तेलंगाना यानी कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, इसके बाद में ये शाखा बंगाली खाड़ी से होती हुई फिर ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बंगाल चली जाती है। और बंगाल से ये जो शाखा है वो आगे सिक्किम चली जाती है, बांग्लादेश से होती हुई, और सिक्किम गंगटोक पहुंच जाती है। तो दूसरी जो शाखा है, या हम यूं कहें कि जो दूसरा जो 5 जून वाला जो शाखा है इसकी जो मानसून है, ये जो कहां कहां पहुंचती है, तो ये बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और गंगटोक पहुंचती है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानसून पवनें कोलकाता कब पहुंचती है, कोलकाता कब पहुंचती है, तो इसका उत्तर क्या होएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 5 जून। 5-6 जून के लगभग जो ये जो शाखा है वो आगे कोलकाता चली जाती है, यानी कि जो पहला हफ्ता है जून का उसके अंत तक मानसून पवनें जो है वो कर्नाटक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से होती हुई और बंगाल और सिक्किम चली जाती है और हिमालय से टकरा जाती है। तो ये दूसरी शाखा है, यानी कि मानसून पवनों का जो दूसरा दौर है वो 5 जून वाला है। इसके बाद में आगे बढ़ती है मानसून पवनें उत्तर भारत की ओर। इसके बाद में 10
यानी कि शुरुआती 10 दिनों में मानसून पवनें केरल, कर्नाटक, गोवा को पार करते हुए महाराष्ट्र चली जाती है और महाराष्ट्र में पहुंचती है यह 10 जून को। दस जून की जो शाखा है इसकी मानसून पवनों की, ये पहुंचती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई, महाराष्ट्र से होती हुई फिर ये छत्तीसगढ़ और इस भाग से होती उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर, फिर बिहार की राजधानी पटना और फिर आगे हिमालय से टकरा जाती है। तो जो दूसरी जो 10 जून का जो मानसून पवनें आती है वो कहां पहुंचती है? महाराष्ट्र मुंबई, फिर महाराष्ट्र से होती हुई फिर आगे चली जाती छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उड़ीसा में भुवनेश्वर और फिर बिहार में पटना होती हुई और ये हिमालय से जाकर के टकरा करके पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि मानसून पवनें मुंबई कब पहुंचती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मानसून पवनें मुंबई कब पहुंचती है। तो मुंबई जो मानसून पवनें पहुंचती है वो केरला के 10 दिन बाद यानी कि लगभग 10 जून के आसपास ये जो है वो अस्थायी है। कई बार अब की बार से जल्दी भी आ गई थी, कई बार ऐसा भी होता है कि एल नीनो का इफेक्ट हो जाए या भारतीय नीनो का इफेक्ट हो जाए, डाइपोल वगैरह की अगर कोई गतिविधि हो जाए तो मानसून पवनें लेट भी हो जाती है, एक हफ्ते 10 दिन लेट हो जाती है, लेकिन अब की बार जल्दी पहुंच गई। लेकिन औसतन अगर हम लोग बात करें तो मानसून पवनें मुंबई 10 जून के आसपास पहुंचती है। यही पवनें फिर उड़ीसा भुवनेश्वर और यही बिहार में पटना चली जाती है 10 जून के आसपास। ये शाखा इस प्रकार से। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि आगे बढ़ती है, लगभग जो है वो दक्षिण भारत में मानसून पवनें दक्षिण और पूर्वी भारत में पहुंच जाती है। अब बचता मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत। मध्य भारत में जो मानसून पवनें पहुंचती है वो 15 जून को एक शाखा है। ये जो शाखा है 15 जून को जो मानसून पवनों वाली जो शाखा है ये गुजरात चली जाती है। यानी कि 15 दिनों के अंदर अंदर जो मानसून पवनें हैं वो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र को क्रॉस करके गुजरात चली जाती है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर यानी कि अहमदाबाद, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चली जाती है। यानी कि ये जो 15 जून की जो शाखा है, जो मानसून की 15 जून वाली शाखा है, यह गुजरात, अहमदाबाद 15 जून, भोपाल मध्य प्रदेश और फिर यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदियों घाटी से होती हुई आगे चली जाती है, फिर उत्तर की ओर बढ़ करके और उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगभग 15-16 जून को जो है वही शाखा ये आगे बढ़ जाती है। इसके बाद में यानी कि मध्य भारत इसने कवर कर दिया। अब बचता है उत्तर पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी भारत में अगर हम लोग मानसून पवनों की बात करें कहां कब पहुंचती है, तो अब जो मानसून पवनें हैं कि शुरुआत का जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भारत है, शुरू में जब मानसून पवनें आती है तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन फिर इनकी जो गति है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। यानी कि ये जो वर्षा करना शुरू करती है तो फिर ये धीमी गति से आगे बढ़ती है। इसके बाद में क्या होता है, लगभग 15 दिन का गैप आ जाता है और हम लोग कहें कि जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के पहले सप्ताह में फिर 1 जुलाई के आसपास जो मानसून पवनें हैं वो उत्तरी भारत में आगे बढ़ती है। गुजरात के उत्तरी भाग से होती हुई राजस्थान के बीचों बीच उत्तर पश्चिमी भारत आगे जाती है। ये जो शाखा है इसकी अगर हम तारीख की बात करें तो लगभग 1 जुलाई की जो मानसून शाखा है, यह शाखा उत्तरी गुजरात से होते हुए राजस्थान चली जाती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, भारत की राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। 1 जुलाई वाली जो शाखा है वो शाखा उत्तरी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के
बड़े हिस्से को आगे कवर करती जाती है। 1, 2, 3 जुलाई के लगभग जो है वो गुजरात के उत्तरी भाग से होती हुई राजस्थान के जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ और श्रीनगर के आसपास जो है वो पहुंच जाती है। और ये जो शाखा है वो उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्से को अपने आगोश में ले लेती है और फिर इस क्षेत्र में बारिश करती है। फिर इसके बाद में यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में, जुलाई का लगभग पहला जो सप्ताह होता है 5 से 7 जुलाई तक, मानसून पवनें लगभग पूरे भारत में पहुंच जाती है, केवल उत्तर पश्चिमी राजस्थान को छोड़ करके, यानी कि जैसलमेर वाला जो पार्ट है उसको छोड़ करके जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून पवनें जो है वो पूरे भारत में पहुंच जाती है और वर्षा करती है। यानी कि मानसून पवनों के हम लोग अगर प्रसार की बात करें तो मानसून पवनें कितना समय ले रही है? मई का अंतिम हफ्ता, पूरा जून, जुलाई का पहला हफ्ता, यानी कि लगभग 1.5 महीने में मानसून पवनें अंडमान निकोबार से लास्ट उत्तर पश्चिमी भारत तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो राजस्थान मानसून पवनें पहुंचती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है और वो इधर से आती है और फिर जो अरावली से टकरा करके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तो वर्षा कर देती है। लेकिन अरावली जो है वो पश्चिमी राजस्थान के लिए एक वृष्टि छाया क्षेत्र का काम करता है। यानी कि जो अरावली की जो लोकेशन है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से। और अरावली जो है वो क्या करता है, उत्तर पश्चिमी जो ये जो राजस्थान है इसके लिए वृष्टि छाया क्षेत्र का काम करता है। इसके कारण फिर मानसून पवनें पश्चिमी राजस्थान में जो है वो कम, हम जो कहे कि धीरे पहुंचती है, देरी से पहुंचती है और कम बारिश करती है। तो यहां जो शाखा है, जो अंतिम शाखा मानसून की जो राजस्थान पहुंचती है वो पहुंचती है 15 जुलाई के लगभग। 15 जुलाई के लगभग मानसून शाखा जो है वो कहां जाती है? जैसलमेर जाती है। और कई साल ऐसे लगातार गुजर जाते हैं जब मानसून पवनें जैसलमेर में या इस अंतिम क्षेत्र में बारिश भी नहीं कर पाती, क्योंकि ये मानसून पवनें अरावली से टकरा करके इस क्षेत्र में ही वर्षा कर देती है और ये अरावली के ऊपर से गुजरती है तो ये सूखी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, इनमें जल की मात्रा नहीं बच पाती, इसलिए ये यहाँ पे बारिश नहीं कर पाती। तो ये मानसून पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक इसी प्रकार से जब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ये कराकोरम और जैसे जास्कर श्रेणी है, इनका भी वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है लद्दाख। यानी कि इस क्षेत्र में भी बहुत कम बारिश होती है। जो लद्दाख क्षेत्र है इसमें भी बहुत कम बारिश होती है और इसीलिए भारत की सबसे कम बारिश केवल 6 सेंटीमीटर होती है लद्दाख में, क्योंकि ये भी क्या हो गया, हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। लद्दाख किसका वृष्टि छाया क्षेत्र है? हिमालय का, हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार से अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन है? पश्चिमी राजस्थान है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत का हिस्सा है जहां पर मानसून पवनों के दौरान बारिश नहीं होती, एएस जलवायु पाई जाती है, समर ड्राई रहता है, यानी कि उष्ण जो ग्रीष्म काल जो है वहां पर ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती, वो है कोरोमंडल तट। ये जो क्षेत्र है भारत का इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल का तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु का क्षेत्र जो है मुख्यतः ये मानसून काल के दौरान वर्षा प्राप्त नहीं करता या यहां वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती कोरोमंडल तट पे वर्षा? तो हमें ये ध्यान देना है कि कोरोमंडल जो तट है यह कोरोमंडल तटीय क्षेत्र पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र है। पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र है। रेन शेडो, रेन शेडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, ये पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र है, कोरोमंडल का तट। और इसीलिए कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में वर्षा इस टाइम पे नहीं होती जब पूरे भारत में वर्षा हो रही होती है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती। यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि चेन्नई जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है यहाँ पे इस टाइम पे जब पूरे भारत में बाढ़ आ रही होती है तो यहाँ पे पानी का अकाल पड़ जाता है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को ध्यान हो तो पिछले साल यानी कि 2019 में जब पूरे भारत में बारिश हो रही थी तो चेन्नई में जो पानी है वो ट्रेनों के रास्ते भेजा गया था, यानी कि यहाँ पे पीने के पानी की ही किल्लत आ गई थी। लेकिन
सिचुएशन विपरीत हो जाती है। जब अक्टूबर नवंबर के महीनों में मानसून पवनें वापस लौटना आरंभ करती है तो उस टाइम पे पूरे भारत में बारिश नहीं हो रही होती, फिर यहाँ पे बारिश होती है। यानी कि चेन्नई में जो बाढ़ आती है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आती है, और अकाल इसमें कब पड़ता है, जब पूरे भारत में बाढ़ आ रही होती है। उसका कारण क्या है, इसका पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र का होना। तो वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण कोरोमंडल तटीय क्षेत्र वर्षा नहीं होती, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, और लद्दाख क्षेत्र में भी वर्षा क्या है, बहुत कम होती है। ये वृष्टि छाया, यानी कि कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है, वृष्टि छाया का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई पर्वत है इस प्रकार से, और इस पर्वत से इस क्षेत्र से आकर के जैसे पवनें टकराती है, ये पवनें, तो ये पवनें इस पर्वत से टकरा करके ऊपर उठती है यहाँ से, और ऊपर उठ करके यहाँ पे बादल बनते हैं और फिर ये बारिश करती है इस क्षेत्र में। लेकिन ये पवनें जब इसके ऊपर से यहाँ गुजरती है तो ये सूख जाती है, और ये सूखी हुई पवनें फिर इस क्षेत्र में बारिश नहीं कर पाती। तो ये जो पर्वत है वो इस क्षेत्र के लिए क्या करता है, वृष्टि छाया क्षेत्र का काम करता है। यानी कि इस पर्वत के ये वाला जो भाग है वो क्या है, इस पर्वत का यानी कि पश्चिमी जो भाग है वो क्या हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। लेकिन इसका ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि जैसे ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट के साथ साथ यहाँ पे इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है, लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में इस क्षेत्र में जो है वो बहुत कम बारिश हो पाती है, क्योंकि पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक इसी प्रकार से कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में जो है वो होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की है मानसून पवनों के आगमन की, कि जुलाई से लेकर के सितंबर तक जो मानसून पवनें भारत में जो वर्षा करती है, यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर पहुंच करके वर्षा करती है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कब मानसून पवनें कहाँ पहुंचती है, क्योंकि यहाँ से जो है वो प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है मुख्य मुख्य स्थान जहां पे मानसून पवनें पहुंचती है और वर्षा करती है। उसमें केरल पहुंचती है 1 जून को, 25 मई के लगभग अंडमान निकोबार पहुंचती है। जो शाखा केरल पहुंचती है 1 जून वाली, यही आगे तमिलनाडु राजधानी चेन्नई यानी कि तमिलनाडु और मेघालय गारो खासी की जयंतियों की पहाड़ियों में पहले हफ्ते में ही जून में चली जाती है। फिर 5 जून को कर्नाटक, हैदराबाद, कोलकाता और सिक्किम, यही शाखा आगे सिक्किम चली जाती है। फिर 10 जून को मुंबई का पहुंचती है 10 जून, उड़ीसा भुवनेश्वर, बिहार पटना। 15 जून को अहमदाबाद यानी कि गांधीनगर गुजरात, मध्य प्रदेश भोपाल और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये शाखा चली जाती है। 1 जुलाई को, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय या यूं कहें कि मानसून पवनें दिल्ली कब पहुंचती है, दिल्ली कब पहुंचती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 जुलाई, या ऐसे भी दे सकता है जुलाई का पहला सप्ताह। जुलाई का पहला जो सप्ताह है या 1 जुलाई के आसपास मानसून पवनें दिल्ली पहुंच जाती है। यही पवनें राजस्थान में पहुंचती है, जयपुर, फिर आगे चंडीगढ़, श्रीनगर, और इस प्रकार से इस क्षेत्र में वर्षा करती है। इसके बाद में जैसलमेर कब पहुंचती है, तो 15 जुलाई को जैसलमेर पहुंचती है। हाँ, अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि मानसून पवनें, जैसे हम लोगों ने इससे पहले बात की थी कि मानसून पवनें सर्वप्रथम कहां पहुंचती है, ठीक इसी प्रकार से एक प्रश्न बनता है कि मानसून पवनें सबसे अंत में कहां पहुंचती है, सबसे अंत में कहां पहुंचती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। या अगर जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर मिलेगा पश्चिमी राजस्थान। तो ये जो मानसून पवनें है वो जुलाई के मध्य में जाकर के 15 जुलाई के आसपास जो है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में यानी कि जैसलमेर पहुंचती है। और दूसरी बात
कि मॉनसून पवनें जो है वो जब लौटना आरंभ करती है तो सबसे पहले यहीं से आरंभ करती है, यानी कि सबसे अंत में जहां पर पहुंचती है वहां पर से सबसे पहले विदा लेती है सितंबर में। सितंबर के पहले हफ्ते में 1 सितंबर के आसपास यहां से विदा ले लेती है। सितंबर लास्ट तक राजस्थान के इस क्षेत्र से यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत से, फिर अक्टूबर मध्य भारत से, और नवंबर लास्ट तक केरल से। 1 दिसंबर को मानसून पवनें केरल से लौट जाती है और जहां पे सबसे पहले पहुंचती है मई के अंतिम सप्ताह में, वहां से मानसून पवनें 15 दिसंबर को लौटती है। यानी कि मानसून पवनों के द्वारा सर्वाधिक समय, या यूं हम कहें कि मानसून पवनें सर्वाधिक समय कहां रुकती है या सर्वाधिक समय कहां वर्षा करती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंडमान एवं निकोबार। अंडमान निकोबार जो मानसून पवनें हैं वो 6 महीने से ज्यादा रुकती है, 6 महीने 20 दिन के लगभग। अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं है तो फिर केरल हो जाएगा। केरल में मानसून पवनें लगभग 6 महीने रुकती है, 1 जून से लेकर के 1 दिसंबर तक केरल रुकती है। लास्ट में 1 दिसंबर को मानसून पवनें केरल से विदा लेती है। अब यहाँ पे इसका विपरीत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका उल्टा, कि मानसून पवनें सबसे कम समय कहां रुकती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानसून पवनें सबसे कम समय कहां रुकती है या कहां वर्षा करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिर जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान जो मानसून पवनें है वो सबसे कम समय रुकती है, 1.5 महीना। जुलाई 15 को पहुंचती है, 15 दिन यानी कि जुलाई के, और 1 महीना अगस्त का, फिर 1 सितंबर को यहां से लौटना आरंभ कर देती है। तो इस प्रकार से जो मानसून पवनें हैं वो भारत में 25 मई से लेकर के और 15 जुलाई के बीच पहुंच जाती है। फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर तक लगातार बारिश करती है अलग अलग क्षेत्रों में, और फिर सितंबर में लौटना आरंभ कर देती है और 15 दिसंबर तक पूरे भारत से लौट जाती है। फिर ग्रीष्म शीत ऋतु आरंभ हो जाती है, फिर शीत ऋतु का दौर चलता है और फिर वापस जो है वो इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो जाती है। यानी कि ये एक दौर है वो जिसको हम मानसून ऋतु या वर्षा ऋतु कहते हैं। वो मानसून का आगमन अगर हम बात करें तो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो 1-2 शब्दावलियां और हमें पढ़ने को मिलती है, जैसे हम लोगों ने बात की थी मानसून ब्रस्ट क्या होता है, मानसून प्रस्फोट क्या होता है, कि अचानक मानसून पवनों का केरल पहुंच करके वर्षा करना क्या कहलाता है? ब्रस्ट कहलाता है। इसी प्रकार से एक शब्दावली और होती है मानसून गेप, या इसको बोलते हैं मानसून अंतराल। मानसून गेप या अंतराल किसे कहते हैं? इसका मतलब यह होता है कि जो भारत में मानसून पवनें जो वर्षा करती है जून से सितंबर के बीच, वो कंटिन्यू नहीं करती, वो लगातार नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि मानसून भारत में जैसे हमारे जैसे क्षेत्र में पहुंच गई जुलाई के पहले से या जून के अंतिम सप्ताह में और वो फिर लगातार वर्षा करती जाएगी, ऐसा नहीं होता। मानसून में गैप आ जाता है, बीच में अंतराल आ जाता है, बीच में ऐसा दौर आ जाता है कि एक बार बारिश हो गई और 20 दिन बारिश नहीं हुई, या कई बार 1-1 महीने तक बीच में गैप आ जाता है, उसको बोलते हैं मानसून अंतराल। उसका कुछ कारण होते हैं, जैसे एक तो ITCZ जो होता है, इस क्षेत्र में जो हवा का कम दाब का क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरट्रॉपिकल कन्वेक्शनल जोन या अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र, वो कई बार प्रभावित हो जाता है, या उसका जो निर्माण है या उसका जो क्षेत्र है वो कई बार परिवर्तित हो जाता है। उसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि जो चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वो बनने बंद हो जाते हैं, उसके कारण भी इसमें अंतराल आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में इस प्रकार की कई तापमान की विलोमता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इसके नीचे वाले क्षेत्र में जो तापमान है वो कम हो जाता है, उसके कारण भी वायु दाब है वो थोड़ा बढ़ जाता है। वायु दाब बढ़ने के कारण भी जो मानसून पवनें हैं वो थोड़ी सी पीछे हट जाती है और उसके कारण भी वर्षा नहीं कर पाती। तो उसको हम बोलते हैं मानसून में अंतराल आ जाना या मानसून में गैप आ जाना। तो मानसून गैप क्या होता है? मानसून का कुछ वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन के कारण या कुछ मौसमी परिवर्तन के कारण जो है वो
बीच में एक बार कुछ समय के लिए रुक जाना मानसून गैप कहलाता है। इसके बाद में होता है मानसून का निवर्तन या रिट्रीट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून का वापस लौटना। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मानसून किन क्षेत्रों में कब वापस लौटती है और किन क्षेत्रों में कितनी बारिश करती है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। यानी कि आज में हम लोगों ने पढ़ा भारतीय मानसून का भारत में आगमन, किन किन क्षेत्रों में किस किस तारीख को ये लौटता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 जून, 5 जून, 10, 15, 1 जुलाई और 15 जुलाई, ये कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं। आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तारीखें याद रखनी है, और एक अंडमान निकोबार वाली 7 तारीखें हैं, और कुछ प्रमुख नगर है जहां पर ये पहुंचती है वो आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।